नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। केरला में आप सभी का स्वागत है। अगर आप केरला के एक मशहूर स्थान एलेपी घूमने का प्लान बना रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि एलेपी में फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, तो आज हम आपको एलेपी के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको लेकर चलेंगे एलेपी के उन सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की ओर जो कि आपको एलेपी टूर के दौरान ज़रूर घूमने चाहिए, और उन सभी प्लेसेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे जिससे कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप हमारे साथ एलेपी घूम रहे हैं। और साथ ही हम आपको ये जानकारी भी देंगे कि किस तरह से आप एलेपी के लिए पहुंच सकते हैं, कहां पर आप रुक सकते हैं, हाउस बोट के क्या चार्जेस, क्या टाइमिंग होते हैं, और केरला घूमने के लिए आप अपना टूर प्लान कैसे कर सकते हैं, कितने बजट की आपको आवश्यकता होगी। तो ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं एलेपी। इस टूर के दौरान जिन स्थानों को हम एक्सप्लोर करेंगे वे कुछ इस तरह से होंगे कि सबसे पहले हम चलेंगे हाउस बोट पर और एक्सपीरियंस करेंगे केरला को एक अलग अंदाज में। हाउस बोट के एक्सपीरियंस के बाद हम चलेंगे एलेपी बीच, मरारी बीच और एलेपी के लाइट हाउस के लिए। फिर अपने ट्रिप में आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे कोच्चि के लिए, जहां पर कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलेपी के हाउस बोट के साथ। तो फाइनली अब हम हाउस बोट में पहुंच चुके हैं। एलेपी जो कि हाउस बोट के लिए जाना जाता है उसमें हम आ चुके हैं। हाउस बोट में रहने खाने की सारी सुविधा होती है। एक तरह का ये चलता फिरता होटल है। मैं आपको थोड़ा सा अंदर से भी दिखाना चाहूँगा। वैसे हाउस बोट अलग अलग कैटेगरी वाइज होते हैं, यानी कि हाउस बोट में आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी के साथ प्राइवेट हाउस बोट भी मिलती है, जिसमें कि अगर आप हनीमून कपल्स हैं तो आप उसमें रह सकते हैं। लेकिन जिस हाउस बोट में हम रह रहे हैं इसमें 3 ऑक्यूपेंसीज हैं, यानी कि 3 बेडरूम वाला ये हाउस बोट है। और इसके जो रूम्स हैं मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं और भी ये कहाँ कहाँ हमको घुमाती है, सारी जानकारी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको हमारा रूम एरिया दिखाना चाहूँगा। दिस इज़ अ रूम एरिया ऑन द टॉप फ्लोर। हाउस बोट एक तरह से 2 फ्लोर वाली होती है, एक नीचे वाला फ्लोर होता है, एक ऊपर वाला होता है। तो हमारा जो रूम है वो ऊपर वाले फ्लोर पर है। आप देख सकते हैं वेल मेंटेन्ड रूम है, और इससे एक तरह का व्यू भी आता है। बाहर से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको जो बैक वाटर्स का व्यू है वो नज़र आएगा। और साथ ही रूम के अंदर होता है एक टॉयलेट एरिया, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। टॉयलेट भी काफ़ी नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा है प्रॉपर, और इसमें सारी सुविधाएं दी गई हैं। और साथ ही हाउस बोट ये एयर कंडीशन वाला है, लेकिन एयर कंडीशनर शाम को चलता है लगभग 5 बजे के बाद, जब हाउस बोट को किनारे लगा दिया जाता है। टाइमिंग्स वगैरह भी मैं आपको क्लियर करूंगा हाउस बोट के रिगार्डिंग। और हमारे साथ कुछ और गेस्ट भी हैं हाउस बोट के, जो कि हमारे साथ ऑक्यूपेंसी शेयर कर रहे हैं। मतलब इस बोट में 3 ऑक्यूपेंसीज हैं, तो एक में सर और मैम हैं। और मैं आपको नीचे से भी दिखाता हूँ, क्योंकि इस हाउस बोट में किचन एरिया भी होता है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, जिस भी तरह का आप फूड लेते हैं उस तरह का फूड आप यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि एक अलग से सेपरेट किचन होता है जहाँ पर रुक सकते हैं। देखिए, एक ऑक्यूपेंसी तो ये हो गई, मतलब एक रूम ये हो गया है, और दूसरा रूम ये हो गया है। मैं रूम को आपको थोड़ा सा दिखा सकता हूँ, अंदर नहीं जाएंगे बिकॉज इट्स अ प्राइवेट लोकेशन फॉर अदर कपल्स। सो इस तरह का रूम होता है। नीचे की साइड भी आप देख सकते हैं इस तरह का रूम है, इसमें एसी है, और यहाँ पर भी एक तरह का खिड़की से बाहर दिखने वाला व्यू नज़र आता है। और अब इस हाउस बोट का किचन एरिया मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर सीधे आइए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दिस इज़ द किचन एरिया फॉर द हाउस बोट, और यहाँ पर सारा मील वगैरह प्रिपेयर होता है। जिस भी तरह का फूड आप लेते हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो फ़िश वगैरह और बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं इस बोट के डाइनिंग एरिया की तरफ, जहां पर इस तरह से खाना परोसा जाता है। जिस तरह का भी फूड आप लेते हो, आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, उस तरह से आप फूड ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा पायलट एरिया, जहाँ से इस बोट को कंट्रोल किया जाता है। हमारे साथ सर हैं जो कि अभी इस बोट को ड्राइव कर रहे हैं। सर, व्हाट्स योर नेम? अनीश मेरा नाम। अनीश। अनीश। अनीश सर, आप हिंदी बोलते हैं सर? हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं सर। अभी जिस एरिया में चल रहे हैं ये कौन सा एरिया है? ये वेम्बनाड लेक है। वेम्बनाड लेक।
इस वेम्बनाड लेक के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया का सबसे लंबा लेक है, लगभग 97 किलोमीटर्स लंबा, और ये कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, कई सारे प्लेसेस से गुजरता है। हाउस बोट के बारे में एक ज़रूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हाउस बोट पुराने समय में कार्गो शिप्स की तरह यूज़ किए जाते थे, जिन्हें केट्टू वलम कहा जाता था यहाँ की लोकल लैंग्वेज में। कार्गो शिप का मतलब कि इन्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे कि इस मसाले, चावल या किसी भी अलग अलग तरह के सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बाद में इनको मॉडिफाई करके इस तरह से हाउस बोट्स बना दी गई, जो कि एक तरह का चलता फिरता होटल है। हाउस बोट में आपको लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट तीनों की सुविधा मिलती है, इंक्लूडेड इन योर हाउस बोट पैकेज। और अभी हमारा ये लंच आ चुका है, जिसे मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। लंच में सारी चीज़ें आ चुकी हैं, एक सांभर है, कुछ पूरीज वगैरह है और राइस है, एक सब्ज़ी है। मतलब अगर आपको वेजिटेरियन फूड चाहिए होता है तो वेजिटेरियन अवेलेबल होता है। जिस भी तरह का फूड आप बोलते हैं, पहले बोलना पड़ता है आपको कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन, आपसे पूछते हैं वो लोग, फिर उसके बाद आपका फूड प्रिपेयर किया जाता है। हाउस बोट में लंच का टाइमिंग होता है दोपहर 2 बजे से 3 बजे के लगभग का, और इस दौरान सभी हाउस बोट्स को बैक वाटर्स के किनारे पर लगा दिया जाता है ताकि हाउस बोट्स हिले ना और आप अपना लंच अच्छे से कंप्लीट कर सकें। हाउस बोट से जब आप सैर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको कई सारे पैडी फील्ड्स रास्ते में नज़र आएंगे। पैडी फील्ड्स मतलब चावल की खेती यहाँ पर की जाती है, क्योंकि पानी बहुत सारा है तो आपको दूर दूर तक चावल के खेत नज़र आएंगे जो कि हरियाली से भरपूर हैं। एलपी में हाउस बोट्स बैक वाटर्स में चलती हैं, यानी कि समुद्र के पीछे के पानी में। बैक वाटर का एक्चुअल मतलब होता है इंटरकनेक्टेड रिवर्स, खारे पानी की झीलें, कैनाल्स और कुछ कुछ लेक्स, यानी कि आपस में जुड़ी हुई झीलें, खारे पानी की झीलें, जो नहरें होती हैं वो, और नदियाँ जो समुद्र के पीछे जुड़ी हुई हैं कई सारी, वो सभी बैक वाटर्स कहलाती हैं। कुछ मीठे पानी की झीलें हैं, कुछ खारे पानी की झीलें, सभी को मिला करके बैक वाटर कहा जाता है। यानी कि इसको बैक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि समुद्र के पीछे का पानी है, समुद्र इससे थोड़ा दूर है और ये समुद्र के पीछे का पानी है। सारा पानी जाके समुद्र में मिल सकता है लेकिन ये समुद्र के पीछे है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज बैक वाटर्स। और बैक वाटर्स में ये सारी हाउस बोट्स चलती हैं। हाउस बोट पर से एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आइसक्रीम एक नाव पर रखकर बेची जा रही है। मतलब जो भी जैसे हम देखते हैं लोकल रेडीज़ वगैरह, लोकल शॉप्स, तो यहाँ पर लोकल शॉप्स तो हैं नहीं पानी के अंदर, तो इस तरह से बोट पर रखकर आइसक्रीम बेची जा रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। एलपी में डिफरेंट वेराइटीज़ की हाउस बोट चलती हैं जो कि कैटेगरी वाइज डिवाइडेड की गई हैं, जिसमें कि प्रीमियम, लग्जरी और एक तरह की डीलक्स हाउस बोट, इस तरह की कैटेगरीज होती हैं। और इनकी ऑक्यूपेंसीज़ भी अलग अलग होती हैं। कोई हाउस बोट आपको 3 ऑक्यूपेंसी के साथ मिलेगी, यानी कि 3 बेडरूम वाली मिलेगी, कोई सिंगल वाली मिलेगी। और यहाँ पर जो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी वाली हाउस बोट है वो है 10 बेडरूम वाली हाउस बोट, जिसमें कि 10 बेडरूम्स होते हैं, यानी कि 10 परिवार उसमें रुक सकते हैं। केरला में एक बोट रेस बहुत फेमस है जिसका नाम है स्नेक बोट रेस, जिसमें कि पतली पतली नावें होती हैं जिसमें 100 के लगभग आदमी सवार होकर बोट रेस करते हैं। और वो बोट रेस एलपी के पास में एक गांव है जिसका नाम है चंपाकुलम, वहाँ पर होती है। तो अगर आप एलपी आते हैं तो चंपाकुलम भी आप विज़िट कर सकते हैं। और बोट रेस जब होती है, बोट रेस कब होती है? ओणम के दौरान। एक ओणम एक फेस्टिवल है जब वो बोट रेस होती है, और वो लगभग अगस्त या सितंबर के महीने में होती है। किसी पर्टिकुलर डेट डिसाइड नहीं है, बिकॉज तिथि के अनुसार होता है। ओणम जब भी मनाया जाता है उस टाइम पे वो बोट रेस होती है, तो आप चाहें तो उस बोट रेस का भी मज़ा यहाँ पर ले सकते हैं। एलपी में हाउस बोट के अलावा कुछ इस तरह की ट्रांसपोर्ट बोट भी चलती हैं, जिससे कि व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। यहाँ पर लोकल लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए, आप ये बोट देख सकते हैं, इस पर काफ़ी सारी जो बोरियाँ हैं, जो बैग्स हैं, वो लाद कर ले जाए जा रहे हैं। और
इस तरह से ही यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि रोड आपको नज़र नहीं आएंगे। रोड हैं भी सही तो बहुत घूम के हैं कहीं से, और कई तो घर तो पीछे की साइड ऐसे बने हुए हैं जो कि बिल्कुल पानी दोनों तरफ से हैं उनके, और वो कहाँ से जाएंगे, उनका ट्रांसपोर्टेशन कुछ इसी तरह से होता है। एलएपी के बैक वाटर्स में आप कुछ इस तरह की स्पीड बोट का भी आनंद ले सकते हैं, जिसमें कि बहुत ही तेज़ रफ्तार से आप बैक वाटर्स में ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और एक तरह की स्पीड बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। एलएपी में बैक वाटर्स के किनारे आपको काफ़ी सारे घर भी नज़र आएंगे जहां पर लोग रहते हैं, लेकिन इनके जो आने जाने का साधन है वो एक तरह की बोट ही है, क्योंकि यहाँ बीच में रोड तो है नहीं, तो ये बोट के थ्रू यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पर लोगों के कपड़े वगैरह भी सूख रहे हैं। तो कुल मिला के ये लोकल लोग हैं जो कि यहाँ पर ही रहते हैं। और घरों के बाहर आपको काफ़ी सारे नारियल के पेड़ नज़र आएंगे, जिन पर नारियल भी आपको साथ में दिखाई देंगे। हाउस बोट की अगर टाइमिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर 12:30 बजे के आसपास आप चेक इन कर सकते हैं, यानी कि हाउस बोट में आ सकते हैं। और हाउस बोट शाम के 5 बजे तक ही चलती है, उसके बाद इसको किनारे पर लगा दिया जाता है। एलएपी में हाउस बोट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर लगभग 1800 से लेकर 2000 तक हाउस बोट्स हैं जो कि बैक वाटर्स में चलती हैं। तो कुछ इस तरह से हाउस बोट चलाने का एक्सपीरियंस भी आप ले सकते हैं। और पास में काफ़ी सारी हाउस बोट्स चलती रहती हैं, और इस तरह का व्हील एक तरह का कार का व्हील, मतलब अगर आप इधर घुमाएंगे तो इधर की तरफ ये मूव कर जाएंगी, और इधर घुमाएंगे तो ये इधर की तरफ मूव कर जाएगी। तो इस तरह से आप हाउस बोट चलाने का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो अब शाम के 5 बज चुके हैं। हमारी हाउस बोट को एक किनारे पर पार्क कर दिया गया है, क्योंकि 5 बजे बाद हाउस बोट चलाना अलाउड नहीं है गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार। और इसी तरह से ये एक पार्किंग एरिया है, यहाँ पर कई सारी और भी हाउस बोट्स हैं जिन्हें पार्क कर दिया जाता है। तब एलएपी टाउन के अंदर हम बढ़ते जा रहे हैं, और मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर लोग किस तरह से रहते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए हैं पानी के किनारे, बैक वाटर्स के किनारे। अक्सर टूरिस्ट हाउस बोट से उतरने के बाद यहीं पर टहलने, सैर करने आते हैं। और यहाँ पर बनाना ट्रीज़ काफ़ी सारे हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। बनाना ट्रीज़ के ऊपर आपको केले एक्चुअल में लगे हुए भी दिखाई देते हैं कई जगह, और ये पूरा का पूरा एरिया ग्रीनरी से भरा हुआ है। तो जब आप यहाँ पर टाउन में, इस विलेज में, छोटा सा विलेज है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो जब आप यहाँ घूमेंगे तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। एक नेचर वाला जो टच होता है वो आपको यहाँ मिलेगा। एलएपी में लोग छोटे छोटे घर बना के जस्ट बैक वाटर के किनारे पर ही रहते हैं। यहाँ पर उनकी एक तरह से बोट होती है, बोट में भी शिकारा हो सकती है उनकी खुद की, या फिर मोटर बोट हो सकती है, हाउस बोट हो सकती है, और पास में ही घर होते हैं। तो एक्चुअल में ये रह कहाँ रहे हैं, नदी के या फिर नहर के किनारे पर। एलएपी में आप कायाकिंग भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह का अनुभव होता है जिसमें कि आपको खुद ही पैडल चलाते हुए बोट को चलाना होता है। इसका एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं सिर्फ 500 रुपीज़ के साथ। और ऑस्कर क्रूज एक कंपनी है जो कि इस तरह से कायाकिंग कराती है। इसमें आपको अगर कायाकिंग करना नहीं भी आता है तो ये आधा घंटे का लगभग पहले ट्रेनिंग कराते हैं, और उसके बाद आपको बैक वाटर्स में लेकर जाते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इसमें चप्पू जरूर आपको खुद चलाना पड़ेगा, लेकिन आप अकेले इस बोट पर बैठकर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो अब रात के 8 बज चुके हैं और हम वापस से अपनी हाउस बोट पर आ चुके हैं। हमारा डिनर अब रेडी हो चुका है। डिनर हमने वेजिटेरियन ऑर्डर किया है क्योंकि हम एक वेजिटेरियन पर्सन्स हैं। तो आपके लिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप डिनर को कस्टमाइज़ करा सकते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर बहुत ही सिंपल फूड आइटम्स को ऑर्डर किया है, क्योंकि हमको खाते खाते बहुत सारे बोर हो जाते हैं कई बार। तो हम बिल्कुल सिंपल सा, जैसा घर जैसा खाना होता है उस तरह का ऑर्डर किया है। तो आप अपने हिसाब से जो भी फूड आइटम आप चाहें वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी सुविधा आपको हाउस बोट पर मिलती है।
तो अब हमारा डिनर हो चुका है, हम आ चुके हैं अपनी हाउस बोट के रूम के अंदर और आज हमारा जो नाइट स्टे होने वाला है वो यहीं पर होने वाला है, जो कि एक बहुत ही यूनिक और अमेजिंग एक्सपीरियंस है क्योंकि हम पानी के बीच में खड़ी हुई बोट पर सोने वाले हैं। और यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर, यहाँ पर जब बोट को लगा दिया जाता है किनारे पर तो एयर कंडीशनर की फैसिलिटी आप चालू कर सकते हैं, वाईफाई की फैसिलिटी है और यहाँ से व्यूज़ भी अच्छे नज़र आते हैं। अगर आप इस विंडो को खोलेंगे तो नज़र आते हैं। वैसे ये हमने कर्टेंस लगा लिए हैं ताकि बाहर की लाइट ना आए और यहाँ पर आराम से सोया जा सकता है। तो हम यहाँ पर अब सोएंगे और जो भी एक्सपीरियंस होगा आपको सवेरे बताते हैं। तो अब सवेरा हो चुका है। हाउस बोट में हमारा नाइट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। जैसे कि लोग बोलते हैं कि हाउस बोट में बहुत सारे मच्छर होते हैं या फिर सोने में दिक्कत होती है, ऐसा हमें कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। जैसे एक नॉर्मल होटल रूम में रूम होता है उस तरह का ही लगा। ऐसा नहीं लगा कि ये बोट पे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर एक पैक्ड एसी रूम था हमारा, पूरी बोट ही हमारी एसी वाली थी। तो इसमें कहीं से कहीं तक मच्छरों का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा और अच्छे से हम सो पाए। पूरी एक लग्जरी फैसिलिटीज़ में मिली थी। सवेरा होने के बाद हाउस बोट हमें वापस से बैक वाटर्स में लगभग 1 घंटे की सैर कराती है हमारे चेकआउट टाइमिंग से पहले। हाउस बोट के अगर चार्जेस के बारे में बात करें तो एक नॉर्मल हाउस बोट का चार्ज लगभग 6,000 से लेकर 7,000 रुपये तक पड़ता है, जिसमें कि आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंक्लूडेड होता है और साथ ही आप हाउस बोट में नाइट स्टे भी कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको लगभग 6,000 से 7,000 में मिल जाती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस तरह की हाउस बोट आप चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हाउस बोट की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कुछ हाउस बोट प्रीमियम होती हैं, कुछ लग्जरी होती हैं, कुछ डिलक्स होती हैं। इसके हिसाब से आपके चार्जेस होते हैं। अगर एक लग्जरी हाउस बोट की बात करें तो उसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 20,000 से लेकर 50,000 तक की भी एक हाउस बोट हो सकती है। और इनकी ऑक्यूपेंसीज पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप एक सिंगल रूम वाली हाउस बोट ले रहे हैं अपने हनीमून के लिए, या फिर आप अगर चाहते हैं कि पर्सनल हाउस बोट आपकी हो तो उसका चार्ज आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, या फिर अगर आप शेयरिंग वाली ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा कॉस्ट कम पड़ता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि किस तरह की हाउस बोट आप चूज़ कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप एलएपी में एक सीज़न टाइम पर आते हैं, जैसे कि दिवाली हॉलीडेज़, क्रिसमस हॉलीडेज़, विंटर हॉलीडेज़, या फिर आप समर हॉलीडेज़ के टाइम पर यहाँ आते हैं, तो आपको एलएपी के जो ये हाउस बोट के रेट हैं बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। लगभग 2 से 3 गुना इनके रेट्स बढ़ जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस टाइम को अवॉइड भी कर सकते हैं। बैक वाटर्स में अगर आप हाउस बोट में नहीं आना चाहते, अगर आपको ये एक्सपेंसिव लग रही है, तो आप चाहें तो इस तरह की शिकारा राइड भी ले सकते हैं। ये आपको थोड़ी वाजिब दाम में पड़ जाती है, लगभग 500 रुपये पर पर्सन का होता है, लेकिन 3 घंटे के लिए कंपलसरी राइड होती है। तो कम से कम 1500 रुपये आपको एक व्यक्ति पर खर्च करने होते हैं और आप इस तरह की शिकारा राइड भी यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर बात करें बेस्ट सीज़न के बारे में कि आपको एलएपी कब घूमने आना चाहिए, तो आप मॉनसून को छोड़कर बाकी किसी भी सीज़न में एलएपी घूम सकते हैं। हालांकि जो बेस्ट सीज़न है वो विंटर्स के होते हैं, क्योंकि विंटर्स में आपको यहाँ पर प्लीजेंट इन्वायरमेंट मिलता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। क्योंकि जब आप केरला के लिए आते हैं तो यहाँ पर सर्दी नहीं पड़ती जिस तरह की नॉर्थ इंडिया में पड़ती है। यहाँ पर एक तरह का प्लीजेंट इन्वायरमेंट रहता है। आपको सुबह या शाम हल्की फुल्की सर्दी लग सकती है, अदरवाइज़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है। तब हाउस बोट में सुबह के 8 बज चुके हैं, हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है और ब्रेकफास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड करके देते हैं, जैसे कि इडली, सांभर, चटनी, टोस्ट ब्रेड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप ले सकते हैं। और ब्रेकफास्ट के बाद चेकआउट टाइमिंग होता है। तो अब हमारा एक्सपीरियंस तो हाउस बोट में काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन यहाँ पर और भी गेस्ट रुके हुए थे, तो मैं उनसे उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करूँगा कि उनका हाउस बोट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट वाज़ वेरी गुड। बहुत शांति है, मौसम बहुत अच्छा है और आई थिंक द नेचर इज़ अमेजिंग। तो बहुत पीसफुल है। आपका नाइट स्टे रहा इस तरह से, मच्छर वगैरह ऐसा कुछ रहा क्या? ऐसा तो कुछ नहीं था क्योंकि पूरा बंद कर देते हैं तो मच्छर तो आता नहीं है, तो इट इज़ फाइन।
आप कहाँ से आए मैम? हम सिंगापुर से आए हैं। सिंगापुर से आए हैं, तो काफ़ी दूर से भी यहाँ पर विजिटर्स आते हैं और इस अमेजिंग एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करते हैं। सर, आपका एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? सेम 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 डिटो Ditto. सेम एक्सपीरियंस, कोई वेरी problem नाइस। तो नहीं हुई नो मतलब? प्रॉब्लम, No problem, बहुत पीसफुल था, ग्रेट वेदर एंड खाना खाना भी भी या एक्सीलेंट फूड, ग्रेट फूड। हाँ, तीनों टाइम का? हाँ, तीनों टाइम एंड ग्रेट सर्विस एज वेल। ओके, थैंक यू। सर नमस्ते। नमस्ते। सर, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा आप शेयर कर सकें? हाँ, हम लोग कल रात को ही आए, जी। लेकिन लोग तो बहुत ही बढ़िया है, ये लोग जी। सब लोग बहुत हेल्पफुल, बहुत फ्रेंडली और आपका स्टे फैसिलिटी कैसी रही है यहाँ पे? बहुत ही अच्छी है। सब एयर कंडीशन था, जी। तो अंदर कोई मच्छर वच्छर आने का सवाल ही नहीं और होता ऐसा है। लगा नहीं कि हम बोट पे नहीं, उतरे हैं, बिल्कुल। होटल टाइप की फैसिलिटी? बिल्कुल नहीं, एकदम होटल रूम जैसा है। बिल्कुल। और बस हम लोग अभी 2 दिन यहाँ रहेंगे, अच्छा, आपका 2 नाइट स्टे है? 2 नाइट स्टे है ओह वाह। और फिर कोवलम बीच आप जाएंगे। कहाँ से आए सर? हम लोग यूएसए से आए अच्छा, आप हैं, ऑस्टिन USA से। ऑस्टिन से। हाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएसए से भी अच्छी जगह यहाँ पर एलपी में है। तो यूएस से, सिंगापुर से टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह है, आपको भी यहाँ आना चाहिए। नहीं कुछ प्रॉब्लम क्योंकि नहीं। मैंने कई बार वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि मच्छर बहुत काट रहे हैं या फिर वेदर अच्छा नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है। ऐसा कुछ नहीं रहा? मस्कीटोज बहुत कम थे। एक ही मस्कीटो था वो मेरे कमरे में बस। वो भी ज़्यादा परेशान नहीं किया। अच्छा अच्छा। तो अब हम पहुंच चुके हैं एलपी बीच पर, जो कि एलपी का एक मशहूर बीच है। इसको एलेपूजा बीच भी कहा जाता है। और अब मैं आपको थोड़ा सा बीच दिखाना चाहूँगा। ये बीच काफ़ी अच्छा है, टाइड्स भी काफ़ी, यहाँ पर आपको जो लहरें हैं बीच पे पानी की, वो भी काफ़ी अच्छी नज़र आएंगी। और ये बीच यहाँ से वहाँ तक काफ़ी बड़ा सा बीच है, लेकिन इस बीच पर आपको ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्या है कि जो लोकल लोग हैं, जो लोकल बच्चे हैं, वो यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है। तो कुल मिला के एक तरह से प्लेग्राउंड वाला ये बीच है। यहाँ पर आपको वो चेयर्स वगैरह जो जमी हुई रहती हैं बीच के साइड पे, वैसा प्रोफेशनल बीच नहीं है, लेकिन बीच एक तरह से अगर आप शांत बैठना चाहते हैं तो शांति के लिए बहुत अच्छा बीच है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं है बीच के, ये जो पानी के किनारे ज़्यादा क्राउड आपको नज़र नहीं आएगा। हालांकि पानी की लहरें काफ़ी तेज़ हैं, इसमें नहाना अलाउड नहीं है। एलपी बीच के जस्ट पास में ही लगभग 100 से 200 मीटर दूर बना हुआ है एलपी का लाइट हाउस, जिसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एलपी लाइट हाउस की हाइट काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जाया जा सकता है और ऊपर से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा भी नज़र आता है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, एलपी लाइट हाउस को देखने के लिए आपको यहाँ थोड़ा चार्ज देना पड़ता है, 20 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। लाइट हाउस में एंटर करने से पहले हमें अपने जूते यहीं पर उतारने पड़ते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, प्लीज़ लीव योर शूज़ और फुटवेयर्स हियर। तो अब यहाँ से अंदर चलते हैं। लाइट हाउस के अंदर कुछ इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इस तरह से पूरा रोटेट करते हुए ऊपर तक। ये सीढ़ियों की संख्या है लगभग 110। तो अब हम एलपी लाइट हाउस के बिल्कुल टॉप सिरे पर पहुंच चुके हैं। यहाँ तक पहुंचना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सीढ़ियाँ घुमावदार हैं, लगभग 110 सीढ़ियाँ हैं। और उससे ऊपर जब चढ़कर आप आएंगे तो अंदर थोड़ा ह्यूमिडिटी वाला माहौल आपको लगेगा। तो ये जगह थोड़ी गर्म है, आपको ये चीज़ का ज़रूर याद होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। और अब यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा आपको नज़र आएगा एलपी का। एलपी लाइट हाउस के पास में ही एक छोटा सा म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है, जिसमें कि पुराने जो लैंप्स वगैरह हैं, जो लाइट्स यूज़ की जाती थी पुराने टाइम पर, कुछ जो मशीनरीज यूज़ की जाती थी, वो एक तरह से डिस्प्ले करके यहाँ पर लगाई गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़े साइज़ के बल्ब हैं यहाँ पर, और कुछ मशीनरीज हैं जो कि लाइट हाउस में यूज़ की जाती थी। एलपी लाइट हाउस म्यूज़ियम में एक बहुत बड़ी लाइट रखी हुई है, जो कि लाइट हाउस में यूज़ की जाती थी। ये आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी लाइट, और इसको रोटेट करने के लिए यहाँ पर नीचे गियर सिस्टम भी दिया गया है। ये लाइटें घूमती हुई इसके थ्रू घूमती थी और बहुत ज़्यादा रोशनी ये पैदा करती थी।
तो अब हम पहुंच चुके हैं एलेपी के एक बहुत ही खूबसूरत बीच पर जिसका नाम है मरारी बीच। और ये एलेपी बीच से काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से काफ़ी सारी छतरियाँ, काफ़ी सारे अम्ब्रेलाज और चेयर्स आपको नज़र आएंगी। इनका कुछ स्पेसिफिक चार्ज होता है, मैं आपको उसका चार्ज ज़रूर क्लियर करूँगा, लेकिन पहले मैं आपको इसका नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर टूरिस्ट के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। लोग यहाँ पर मज़े करते हुए नज़र आ रहे हैं और वेव्स के साथ थोड़ा सा बाथिंग वाला सीन वगैरह। वैसे रिस्की है थोड़ा सा क्योंकि वेव्स तेज़ हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ अलाउड हैं और काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर जमा हुए। तो ये बीच एक तरह से टूरिस्ट फ्रेंडली है। यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं जहाँ अगर आप चाहें तो कुछ खाने पीने का ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पर बैठकर रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पर चेयर्स पे बैठने के लिए 2 चेयर्स का चार्ज लगता है 100 रुपीज़, यानी कि 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से चेयर आप कर सकते हैं। लगभग 1 घंटे तक के लिए चार्ज होता है। वैसे ये चार्जेस थोड़ा टाइमिंग वगैरह बढ़ भी सकता है, लेकिन कुछ इस तरह का चार्ज होता है। और बीच काफ़ी अच्छा है, फ़ोटोजेनिक पॉइंट है जहाँ पर आप अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। मरारी बीच पर आपको कुछ इस तरह से मछुआरे और उनकी बोट्स भी नज़र आएंगे क्योंकि यहाँ पर इस तरह से जाल फैलाकर मछली भी पकड़ी जाती है। मरारी बीच मरारी कुलम का शॉर्ट फॉर्म है और मरारी बीच के डिस्टेंस की अगर बात करें तो एलेपी बीच से मरारी बीच का डिस्टेंस लगभग 13 किलोमीटर्स का है। अब हम चल रहे हैं एलेपी से कोच्चि के लिए जिसका डिस्टेंस है लगभग 55 किलोमीटर्स का। अब कोच्चि में एक स्थान को हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन नेवल मैरीटाइम म्यूजियम, जो कि अभी हम जिसके गेट पर खड़े हुए हैं। ये म्यूज़ियम बहुत ही ख़ास है क्योंकि इसके अंदर नेवी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी मिलती है और नेवी में जो हथियार, मिसाइल्स और हेलीकॉप्टर वगैरह यूज़ किए जाते हैं वो यहाँ पर संग्रह करके रखे हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस नेवल म्यूज़ियम का जो टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से ये शाम को 5:30 बजे तक ओपन रहता है। मंडे को इसका हॉलीडे होता है और इसके अंदर एंट्री करने का 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज लगता है। तो अब हमने म्यूज़ियम के अंदर प्रवेश कर लिया है और जैसे ही हमने म्यूज़ियम के अंदर प्रवेश किया हमें कई सारे हथियार, कई सारे वेपन्स नज़र आए जो कि नेवी में यूज़ किए जाते हैं। ये है नेवी का ओरिजिनल हेलीकॉप्टर जो कि नेवी में यूज़ किया जाता है और साथ ही रखी हैं कुछ मिसाइल्स जो कि नेवी में उपयोग ली जाती हैं। म्यूजियम के अंदर कुछ 3D पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं जिनसे कि हम नेवी और सी रूट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं कोच्चि के बीच एरिया पर और ये जो बीच अभी हम देख रहे हैं ये है फोर्ट कोच्चि बीच जो कि इंडियन नेवल म्यूज़ियम के काफ़ी करीब है। थोड़ा सा डिस्टेंस पार करने के बाद हम इस बीच पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इस बीच पर आपको काफ़ी सारे कपल्स और फैमिली मेम्बर्स नज़र आएंगे जो कि अपनी हॉलीडेज़ एंजॉय करते हुए नज़र आएंगे। वैसे तो एक लोकल बीच है, ज़्यादा बड़ा एरिया ये कवर नहीं करता, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आकर थोड़ी देर बैठ सकते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कोच्चि में अब जिस एरिया में हम हैं ये है फोर्ट कोच्चि एरिया और यहाँ पर हम एक बहुत ही फेमस चर्च को देखने आए हैं जो कि है सेंट फ्रांसिस चर्च। ये चर्च फेमस है वास्को डी गामा के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा वास्को डी गामा थे कौन। वास्को डी गामा एक पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर थे, यानी कि पुर्तगाली एक्सप्लोरर थे जिन्होंने इंडिया की खोज की थी और वो यूरोप से इंडिया पहुँचे थे बाय सी रूट। वैसे ये जो चर्च है इसे 1503 के अंदर बनाया गया था और वास्को डी गामा जब तीसरी बार इंडिया आए थे तो वो सन था 1524 जब उनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी। तो डेथ होने के बाद उन्हें इसी चर्च में दफनाया गया था और इसी वजह से इस चर्च को हम फेमस चर्च बोलते हैं और लोगों के बीच में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्को डी गामा को
यहाँ पर दफनाने के लगभग 14 साल बाद यहाँ से उनकी बॉडी के जो अवशेष थे उन्हें वापस से पुर्तगाल ले जाया गया, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। तो अब यहाँ पर वास्को डी गामा का जो बरियल है वो अब नहीं है, वो पुर्तगाल ले जाया जा चुका है। फोर्ट कोची एरिया में अब हम पहुँच चुके हैं वास्को डी गामा स्क्वायर में, जो कि सेंट फ्रांसिस चर्च जो कि वास्को डी गामा के लिए जाना जाता है उससे काफ़ी करीब है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। स्क्वायर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तरह का ये चौराहा टाइप का है, मतलब इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, हर तरफ रास्ते हैं। लेकिन ये जगह एक वजह से फेमस है, चाइनीज़ फिशर नेट्स के लिए, जिन्हें हम देखने जा रहे हैं वहाँ पर वो है। तो अब हम पहुँच चुके हैं चाइनीज़ फिशर नेट के पास में। चाइनीज़ फिशर नेट एक तरह की टेक्निक है कुल मिला के। ये जो इंस्ट्रूमेंट जैसा आपको लग रहा है, ये नेट जो बिछा रखे हैं, ये एक तरह की मछली पकड़ने की तकनीक है जो कि चीनी लोगों के द्वारा आई है। कोची में अब हम पहुंच चुके हैं सेंटा क्रूज बेसिलिका चर्च के सामने, जो कि एक बहुत ही बड़ा सा चर्च है और ये गॉथिक स्टाइल में बना हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ऊपर की साइड, ये गॉथिक स्टाइल इसको बोला जाता है और ये इंडिया के फाइनेस्ट चर्च में से एक है। मतलब फाइनेस्ट से मतलब ये बहुत ज़्यादा कारीगरी के साथ और बहुत ही अच्छा जो वेल मेंटेन्ड चर्च होता है उस कैटेगरी में आता है। कोचिन में अब जिस स्थान को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है मट्टानचेरी पैलेस, जिसे डच पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसे डच पैलेस या मट्टानचेरी पैलेस इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जो पुर्तगाली जो लोग थे उन्होंने कोचिन का जो साम्राज्य था उन्हें ये गिफ्ट किया था, यानी कि ये पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया महल था जो कि कोचिन के एम्पायर, कोचिन का जो एम्पायर था, कोचिन का जो साम्राज्य था, उन्हें भेंट किया गया था। इसे 1555 के अंदर इसको बनाया गया था। इस पैलेस को अब म्यूज़ियम के अंदर तब्दील कर दिया गया है और ये अब गवर्नमेंट के अंडर में है। इसे देखने का चार्ज सिर्फ 5 रुपीज़ पर पर्सन का लगता है। मट्टानचेरी पैलेस के पीछे ही है ज्यू टाउन, यानी कि एक गली अगर हम छोड़ के पीछे आएंगे तो मट्टानचेरी पैलेस के पीछे नज़र आएगा ज्यू टाउन, जिसे यहूदी नगर के नाम से जाना जाता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि ईसा से लगभग 700 साल पहले यहाँ पर यहूदी लोग रहा करते थे, इस वजह से इसे यहूदी नगर कहा जाता है। आजकल ये एक तरह का पुराना मार्केट है, मतलब एक तरह का मार्केट हम एरिया बोल सकते हैं, जिसमें कि मसाले, कपड़े, हर तरह की चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं और पुराने कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोची में एक बहुत ही पॉपुलर स्थान पर अब हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है मरीन ड्राइव। एक मरीन ड्राइव तो मुंबई में है और एक यहाँ कोचिन में बनाई गई है। ये मुंबई जैसी खास तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी एक वॉकवे है जहाँ पर आप पैदल चलते हुए इस पानी के किनारे जा सकते हैं और अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हालांकि ये जो पानी अभी आप देख रहे हैं ये समुद्र का पानी नहीं है, ये है बैक वाटर्स। कोची में अब हम आ चुके हैं लुलु मॉल में, जो कि हमारे देश भारत का सबसे बड़ा मॉल है। इस मॉल में हमें काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स नज़र आते हैं, जिनमें कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फूड कोर्ट, सिनेमा और गेम जोन शामिल है। अब हम पहुंच चुके हैं अथिरापल्ली वाटरफॉल के मेन गेट पर। यहाँ पर एंट्री करने से पहले टिकट परचेज़ करना होता है। टिकट का मूल्य है 50 रुपीज़ पर पर्सन का, अगर आप एक एडल्ट हैं। और अगर आपके साथ कोई व्हीकल है, जैसे कि अगर आप अपनी कार लाए हैं या फिर आपने कोई कार हायर करी है, तो उसका जो चार्ज लगता है वो 30 रुपीज़ का लगता है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अथिरापल्ली वाटरफॉल के पास में। ये है मेन व्यू पॉइंट अथिरापल्ली वाटरफॉल का।
फ़िलहाल इसका वाटर फ्लो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये केरला का सबसे बड़ा वाटरफॉल है जो कि अभी हम देख रहे हैं। क्योंकि ये वाटरफॉल सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ साइड में भी आप देखेंगे तो आपको वाटरफॉल का जो फ्लो है यहाँ पर भी नज़र आएगा। इस वाटरफॉल को बाहुबली वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बाहुबली जो मूवी में सीन दिखाया गया है वाटरफॉल वाला, वो यहीं का शूट किया गया है। सिर्फ बाहुबली नहीं, और भी कई सारी मूवीज़ जैसे कि पुष्पा है, जो रजनीकांत की जो जेलर है, वो उसके भी सीन्स यहीं पर शूट किए गए हैं। सिर्फ इतनी मूवीज़ नहीं, कई सारी मूवीज़ हैं जिनके सीन्स यहाँ से लिए गए हैं। ये वाटरफॉल लगभग 81.5 फीट्स की ऊंचाई से गिरता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाइट है, जिससे ये वाटरफॉल नीचे की ओर आता है। अथिरापल्ली वाटरफॉल की अगर टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 8 बजे ओपन हो जाता है और शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है। तो इस बीच आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। अथिरापल्ली वाटरफॉल से कुछ ही दूरी पर कई सारे प्लांटेशंस लगाए गए हैं। तो उनमें से सबसे पहला पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, पाम ट्रीज़ का एक पूरा गार्डन है, पूरा का पूरा एक एरिया बनाया गया है, यहाँ से आप वहाँ तक देख सकते हैं। और ये पाम ट्रीज़ कौन से हैं? पाम ऑयल जिनसे निकलता है। सर हमारे साथ हैं, सर हमारे साथ ड्राइवर सर हैं अभी यहाँ पे। सर का नाम एक बार? शेबी वर्गीस सर हैं, जो कि हमें गाइड भी कर रहे हैं केरला टूर के दौरान। और सर ये क्या है, ये व्हाट इज दिस? प्लीज कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? palm fruits from which the oil is making for the palm oil. ये जो पाम सीड्स हैं, इनको खाया नहीं जाता, इनसे तेल निकाला जाता है। जैसे कि नारियल का तेल निकाला जाता है, उसी तरह से इस तरह से इन सभी पेड़ों के ऊपर इस तरह के गुच्छे के रूप में ये जो पाम सीड्स हैं वो आते हैं, और इनको प्रोसेस करके इनसे तेल निकाला जाता है। ये जो पाम ऑयल हम सुनते हैं, जो कि वनस्पति घी बनाने में काम आता है, जो डालडा जिसे हम बोलते हैं, उसमें इस तेल का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो वो इस तरह से उगता है और इनसे तेल निकाला जाता है। हम दूसरे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थान पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि है रबर प्लांटेशन। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कई सारे पेड़ हैं, और ये सारे रबर के पेड़ हैं जिनसे रबर उत्पन्न किया जाता है। वो रबर जो हमारी गाड़ियों के टायर्स में यूज़ किया जाता है, स्टेशनरी आइटम्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। जो पेंसिल रबर हम यूज़ करते हैं, वो रबर आता कहाँ से, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हर पेड़ के नीचे आप देखेंगे इस तरह की पॉलीथीन लगी हुई है, और एक इस तरह का बाउल लगा हुआ है जिसमें कि रबर कलेक्ट होता है। ये रबर आप देख सकते हैं इस तरह से, ये रबर एक तरह का इस पेड़ का जूस है जो कि इसमें आके इकट्ठा हो जाता है। और ये कैसे इकट्ठा होता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, ये पेड़ को पास से देखेंगे, इस पेड़ को ये धीरे धीरे स्क्रैच करते हैं, इस तरह से एक लाइनिंग बनाते हैं, और इस लाइनिंग से यहाँ पर आपको आके देखिए, इस तरह से ये रबर एक तरह से जूस के फॉर्म में यहाँ से फ्लो करता है। और ये जैसे अभी ये रबर सूख चुका है, ये जैसे जैसे यहाँ पर आएगा और ये यहाँ से बहते हुए इससे यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। ये कलेक्शन के लिए कुछ मटेरियल लगाया हुआ है, यहाँ से आकर इस बाउल में कलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये सभी पेड़ों के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सभी पेड़ों के अंदर इस तरह के बाउल लगाए हुए हैं। अभी हमारे साथ एक पर्सन है जो कि रबर मिल्क, जो एक्चुअल में रबर का दूध होता है जिससे रबर बनता है, वो कलेक्ट करके ले जा रहे हैं इस तरह से बकेट से। हर पेड़ से थोड़ा थोड़ा कटोरे में निकलता है ये, और इस तरह से निकालते निकालते ये काफ़ी सारा कलेक्ट करके अपने साथ लेकर जा रहे हैं। रबर की जो ट्रीज़ की लाइफ होती है वो लगभग 10 साल की होती है, यानी कि 10 साल तक ये रबर का जो ये जूस तरह का मटेरियल है वो निकालता है। ये जब फ्रेश होता है तो ऐसा लगता है जैसे दूध हो, गाढ़ा दूध, लेकिन जब ये सूख जाता है तो इस तरह से सॉलिड हो जाता है। लेकिन ये कच्चा रबर है, जब इसकी प्रोसेसिंग की जाती है तो काफ़ी सारी इसमें चीज़ें मिलाई जाती है, फिर इसको हार्ड किया जाता है ताकि ये टायर्स में या किसी व्हीकल में यूज़ किया जा सके। रबर प्लांटेशन के अंदर ही एक पौधा नज़र आया है जो कि छुई मुई का पौधा है, यानी कि इस पौधे को अगर मैं छू दूँ तो ये कोलैप्स हो जाएगा। देखना आप, ये देखिए कोलैप्स हो गया। ये दूसरी पत्ती को भी छूँगा, ये वापस से अपने आप को सिक्योर लेती है। ये एक तरह का मेडिसिनल प्लांट है।
तो अब इन सभी स्थानों को देखने के बाद अगर आप LAP घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि किस तरह से आप LAP के लिए पहुंच सकते हैं। LAP का डिस्टेंस कोचिन से लगभग 55 किलोमीटर्स का है। तो आप कहीं भी रहते हो सबसे पहले कोचिन यानी कि कोची पहुंच जाइए। कोची में 2 मुख्य रेलवे स्टेशन है, वैसे तो 3 हैं लेकिन 2 मुख्य हैं जो कि है एर्नाकुलम जंक्शन एंड एर्नाकुलम टाउन। तो वहाँ के लिए आप अपना ट्रेन बुक कर सकते हैं और फिर 55 किलोमीटर पार करके आप LAP पहुंच सकते हैं। और अगर बात करें स्टे फैसिलिटी के बारे में कि LAP में आप कहाँ रुक सकते हैं, तो एक ऑप्शन तो है हाउस बोट का, लेकिन अगर आपको वो एक्सपेंसिव लग रहा है, आप नॉर्मली कोई बैक वाटर में राइड ले रहे हैं और आप रुकने का स्थान ढूंढ रहे हैं, तो आपको रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप कम बजट के साथ स्टे कर सकते हैं। और फूड फैसिलिटी भी आपको रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास इजीली मिल जाएगी। LAP घूमने में आपको 1 से 2 दिन की आवश्यकता होगी। वैसे 1 दिन सफिशेंट रहता है कि अगर आप हाउस बोट घूमते हैं, बीचेस वगैरह घूम लेते हैं तो काफ़ी रहता है। अदरवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पूरा रिलैक्स करना चाहते हैं तो 2 दिन सफिशेंट रहेंगे। यहाँ पर ज़्यादा प्लेसेस घूमने के लिए नहीं है। और एक किफ़ायती बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप हाउस बोट को सिर्फ घूमने के लिए भी बुक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हाउस बोट पर स्टे ही करना है, आप सिर्फ घूमने के लिए उसे बुक कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत किफ़ायती रहेगा क्योंकि 12 से 5 बजे तक का हाउस बोट का रनिंग टाइम होता है। तो इसके लिए आप उसे बुक कर सकते हैं और उसके बाद आप बाहर कहीं होटल लेकर स्टे कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत किफ़ायती रहता है। और इसी के साथ एक और एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो केरला घूमने के लिए एक टूर पैकेज भी बुक कर सकते हैं फ्लूटो हॉलीडेज़ के साथ, जिनसे कि आपको बहुत ही किफ़ायती रेट पर केरला घूमने का पैकेज मिल जाता है, जिसमें कि आप मुन्नार, LAP, ठेकड़ी, कोची ये सारे स्थान कवर कर सकते हैं। ये पैकेज होता है 4 नाइट 5 डेज़ का। हमने भी यही पैकेज लिया था जिसके दौरान हमने ये सारे प्लेसेस कवर किए, सारे प्लेसेस हम घूमे। तो ये काफ़ी किफ़ायती रहता है और आप जितने ज़्यादा लोग आते हैं इस पैकेज में उतना ज़्यादा आपके लिए सस्ता पड़ता है। अब ये पैकेज हमें पड़ा था लगभग 17,000 रुपये का पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि हम 3 व्यक्ति थे। इसमें एक आइटनरी के हिसाब से कुछ रूल्स हैं, मैं आपको उसके हिसाब से रेट्स बताना चाहूँगा कि अगर आप 4 व्यक्ति से कम लोग हैं, यानी कि अगर 2 व्यक्ति कम से कम हैं, तो आपका कॉस्ट आता है 17,000 रुपये के हिसाब से। लेकिन अगर आप 4 व्यक्ति हो जाते हैं तो आपका कॉस्ट आता है 13,900 रुपीज़, यानी कि लगभग 14,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। कि अगर आप 4 व्यक्ति हैं तो कॉस्ट कम हो जाएगा। अगर आप और ज़्यादा व्यक्ति हैं, लगभग मान लीजिए अगर आप 6 से 7 व्यक्ति हैं, तो आपका कॉस्ट आएगा सिर्फ 11,500 रुपये। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा व्यक्ति आप हो जाते हैं, लगभग 8 से 10 व्यक्ति अगर आप हो जाते हैं, तो 10,500 रुपये कॉस्ट आता है। और अगर आप 12 से 18 लोग होते हैं तो इसका कॉस्ट और कम हो जाता है, लगभग 9,500 रुपये के आसपास। और अगर आप 20 व्यक्ति से 24 व्यक्ति हैं, यानी कि एक बड़ा ग्रुप है या इससे ज़्यादा हैं, तो आपका जो कॉस्ट आता है वो 7,800 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आता है। तो कुल मिला के बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आपके पास होंगे आपका कॉस्ट उतना कम आएगा और ये फैसिलिटीज़ सेम रहेंगी सारी की सारी जो भी आपको मिल रही हैं। कि आपको एक बहुत ही अच्छा लग्जरी होटल मिलेगा, आपको प्राइवेट कैब मिलेगी, सारी जगह घूमने के लिए पिक एंड ड्रॉप वहीं पर होगा, उस कैब के थ्रू ही होगा, और हाउस बोट की सारी सुविधाएं मिलेगी। तो अगर आप चाहें तो फ्लूटो हॉलीडेज़ के साथ अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और साथ ही कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। तो आप चाहें तो वहाँ से उनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपने ट्रैवल पैकेजेस बुक कर सकते हैं। तो ये है LAP और LAP घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।